हमने देखा है। अब हमें सिंक्रोनस मशीन के फंडामेंटल्स को और आगे बढ़ाना है, जो कि हमने वर्किंग और कंस्ट्रक्शन तक तो पहुंच गए थे। तो आज के एजेंडा में जो हमारा डिस्कशन रहेगा, दैट विल बी ऑन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस मशीन, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस मशीन, ये हमें देखना है आज। और फिर इसके बाद इसके फेजर डायग्राम हमें बनाने हैं और डिफरेंट पार्ट, है ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट of any machine or any electrical system for that matter? Why do we need the equivalent circuit of any electrical machine or any electrical system in general? आपके कमेंट्स मुझे चाहिए इसके ऊपर। सयनदेव, आदित्य, गिरीश, रुद्र, अनिल, कैन यू टेल मी द आंसर प्लीज। ये जो प्रश्न आपके सामने लिखा है, इसका उत्तर आपके हिसाब से क्या है, आप मुझे कृपा करके बताएं। यहीं से हम हमारे टॉपिक की शुरुआत कर देंगे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जो बोलोगे चलेगा, ये कोई वाई वाई नहीं चल रहा, यहाँ कोई असेसमेंट नहीं चल रहा, वी आर हियर टू लर्न। ठीक है, गलत भी बोलेंगे तो चलेगा, आप बोलिए बस आपके हिसाब से क्या इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट की जरूरत क्यों पड़ती है। टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स मशीन इन सिंपल फॉर्म, आदित्य सेज। ठीक है आदित्य, और बोलो भाई। दीपक जी, एक क्वेश्चन लिखा है स्क्रीन पे, उसका आंसर दीजिएगा। टू मेक इजी कैलकुलेशन ऑफ मशीन, रुद्र सेज, गिरीश सेज टू कैलकुलेट फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ठीक है दीपक जी, आपके सामने एक प्रश्न लिखा है, उसका उत्तर दें कृपा करके। सरकार जी, सयनदेव सरकार फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सरकार जी। क्यों पढ़ती है भाई? कैलकुलेशन एंड डिजाइन, गिरीश सिंह। देखिए काफी हद तक आप लोगों ने टच किया, एनालिसिस ऑफ मशीन ऑफ एनी वैल्यू। अच्छा आंसर एग्जैक्टली फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस, for mathematical analysis like drawing phasor, जो कि आज हमें करना है। In fact, we cannot imagine a phasor diagram without a circuit diagram, है ना। हम लोग phasor diagram इमेजिन नहीं करते सर्किट डायग्राम के बिना। पहले सर्किट डायग्राम बनता है, उसका फेजर डायग्राम फिर बनता है। हालांकि वो बात अलग है, आप आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में सर्किट वर्किट बनाते नहीं हो, डायरेक्ट फेजर ही बना के आ जाते हो कि एक रात पहले रट्टा मार के दूसरे दिन बना के आ जाते। दैट्स अ डिफरेंट मैटर। But for analysis, how can we draw any phasor without having drawn a corresponding circuit diagram? So first thing is this. Second thing is to calculate quantities, or should I say for the quantitative analysis, or to calculate the quantities like voltage regulation, efficiency, even per unit impedance for that matter, etc. Alright, and to calculate other performance parameters. भाई कोई भी मशीन अगर डिजाइन हुई है तो कोई ना कोई रिक्वायरमेंट जनरेट हुई होगी, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उस मशीन का प्रोडक्शन हुआ है ना। उस मशीन की कहीं डिमांड होगी। से फॉर एग्जांपल आपको आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट लगवानी है, तो उस लिफ्ट की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितने पर्सन के लिए वो लिफ्ट डिजाइन करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक 3 फेज इंडक्शन मोटर डिजाइन होगी। 4 लोगों की लिफ्ट रहेगी, 3 लोगों की रहेगी, 8 लोगों की रहेगी, कितने लोगों की रहेगी, उसके अकॉर्डिंग वो मशीन पहले डिजाइन होगी। लेकिन मशीन डिजाइन होते बराबर उसको लगा नहीं दिया जाएगा, पहले उसको सभी कसौटियों पे कसा जाएगा। ठीक है, उसका नो लोड करंट कितना है, उसका नो लोड पावर फैक्टर कितना है, उसका फुल लोड पावर फैक्टर कितना है, उसका लीकेज रिएक्टेंस कितना है, जनरेटर है तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन कितना है, मोटर है तो उसका स्पीड रेगुलेशन कितना है ना। फुल लोड के आसपास उसकी इफिशियंसी कितनी है, लोड कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है, कितने लोड पे वो मशीन मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रही है ना। लीकेज रिएक्टेंस में ज्यादा तो नहीं है, पावर फैक्टर फुल लोड पे कहीं बहुत कम तो नहीं है।
ये सारी चीजें हम असेस करके उसके बाद इस मशीन को वहां इंस्टॉल करेंगे जहां के लिए एक्चुअली ये बनाई गई है। और अगर ये परफॉर्मेंस में खरी नहीं उतरती तो फिर विल डू सम रिक्वायर्ड चेंजेस। ऑलराइट। एकेडमिकली जब हम पढ़ने जाते हैं किसी इलेक्ट्रिकल मशीन को तो उसका हमें मैथमेटिकल एनालिसिस करना होता है। तो पहले दो ए और बी ये दो चीजें हमें करनी होती है फॉर एकेडमिक पर्पस, है ना। इसलिए हमें इक्विवेलेंट सर्किट की जरूरत होती है। अब इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स ऑफ ड्राइंग इक्विवेलेंट सर्किट। रूल्स ऑफ ड्राइंग इक्विवेलेंट सर्किट बड़ा आसान है। पहला क्या, एनी लॉस इन द मशीन is represented by a resistance. Correct? If I tell you to electrically represent some heat loss, तो आप एक करंट में से एक वोल्ट एक रेजिस्टेंस में से करंट को फ्लो होता हुआ दिखा दोगे। दैट इज द ओनली वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लॉस डायग्रामेटिकली इलेक्ट्रिकली। If I ask you there is some loss happening, I square R loss, the name itself suggests I square R means I must show some I flowing through some R. So any loss is represented by a resistance. दूसरा, any flux, whether it is a leakage flux from the machine और whether it is the useful flux. यूजफुल फ्लक्स वो फ्लक्स होता है जो आउटपुट प्रोड्यूस करने में मदद करता है। लीकेज फ्लक्स एज द नेम सजेस्ट इट जस्ट लीक्स आउट एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोड्यूसिंग द यूजफुल आउटपुट। इट इज जस्ट अ लॉस ऑफ फ्लक्स। द लीकेज फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय an inductive reactance. Any flux is represented by an inductive reactance. All right. For synchronous machines, आर्मेचर रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था, फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्मेचर रिएक्शन is also represented on equivalent circuit through a reactance, and that will be called as XAR. So first two are the general point which are applicable to any damn machine. किसी भी लॉस को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप आई स्क्वायर आर मतलब रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करोगे। और किसी भी फ्लक्स को फॉर अ सिंपल रीजन दैट यू नो that when I is flowing through an inductance L, it will produce a flux phi is equal to Ln. Now whether this flux is contributing in producing the useful output or whether it is just a leakage flux, after all it's a flux. भाई ये यूजफुल फ्लक्स है या लीक आउट हो रहा है तो फ्लक्स। तो उस फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंडक्टेंस या कह दो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो कोई भी इक्विवेलेंट सर्किट जब आप बनाओगे तो इन चीजों को देख करके बनाओगे। कैपेसिटेंस यहाँ इलेक्ट्रिकल किसी भी मशीन में नहीं आता है। कैपेसिटेंस आता है ट्रांसमिशन लाइन के इक्विवेलेंट सर्किट में, व्हिच इज जनरली गोइंग टू रिप्रेजेंट योर लीकेज करंट। Capacitance, when it is drawn in any equivalent circuit, it basically contributes or compensates for the leakage current. But here we do not have any such requirement in electrical machines. Here you have either the losses or the flux. Okay, so all the electrical machines will have resistance and inductance in their equivalent circuit. आप लोगों ने ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट देखा है, आर और एल ही होते हैं सारे। इंडक्शन मोटर का देखा है, इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर का 95% तो सेम ही होता है फेजर, है ना। फेजर ओके। सो इसके आधार पे अब हम बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट। पहले इसके ऊपर क्लियर एंड नोटेड टाइप करिए। सहनदेव, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के जो टॉपिक्स हैं, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, डीसी मशीन, ये सब के सब चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज और एनी जेईई एग्जाम। ठीक है ना। ठीक है, चलो अंगूठा ऊंचा करो, अंगूठा ऊंचा करो, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। क्लियर एंड नोटेड। क्लियर एंड नोटेड। जल्दी 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 करो, 1 घंटा बहुत जल्दी निकल जाता है, थोड़ा स्पीड रखा करो।
क्लियर एंड नोटेड टाइप कीजिए, फिर बढ़ रहा हूँ। दीपक कुमार मीणा, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर के अंदर द पर्पस ऑफ कैपेसिटर इज टू प्रोड्यूस द स्टार्टिंग टॉर्क एंड एडिशनली इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑल्सो। तो वो कैपेसिटर आप बाहर से लगाते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब मशीन के अंदर खुद के नेचर से उसका इफेक्ट जनरेट होता है। जैसे मशीन के अंदर फ्लक्स अपने आप होता है, तो उसको हम एक इंडक्टेंस के द्वारा रिप्रेजेंट करके एनालिसिस करते हैं। मशीन के अंदर आई स्क्वायर आर हीटिंग होगी ही होगी, उसको हम रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जिस कैपेसिटेंस की आप बात कर रहे हो वो तो आपने लगाया है मशीन के साथ बाहर से, क्योंकि आप स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहते हो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, या पावर फैक्टर करेक्शन करना चाहते हो किसी और पर्पस में किसी और जगह, तो वो कैपेसिटर आपके द्वारा बाहर से लगाया। तो अगर आपने बाहर से लगाया है तो फिर तो दिखाना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो आपके सर्किट का हिस्सा बन गया, है ना, बराबर। तो चलिए लेट अस ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट। अब फटाफट से वो एक डायग्राम जो मैंने आपके सामने बनाया था, लेट मी जस्ट रफली ड्रॉ इट। आपको पता है कि 3 स्टेटर के फेजेस हमने बनाए थे, और ये जो है आपका बीच में रोटर विच इज अ परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेड बाय अ डीसी, वो रोटेट करता है इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो 3 फेजेस हैं, ये क्या है, इट इज से वन ऑफ द फेजेस ऑफ सिंक्रोनस मशीन। ये क्या है, वन ऑफ द फेजेस ऑफ सिंक्रोनस मशीन। इसके अंदर ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसको आप ईएफ से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। व्हाट इज ईएमएफ? ईएफ आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ पर पीस, पर पीस, ऑलराइट। लेट अस से दैट दिस मशीन इज ऑपरेटिंग इन द जनरेटिंग मोड। ये अभी जनरेटिंग मोड में ऑपरेट कर रही है। हमने जब आर्मेचर रिएक्शन पढ़ा था तो हमने वाइंडिंग का इंपीडेंस नहीं लिया था, क्योंकि हम कुछ जनरल रिजल्ट्स निकालना चाह रहे थे कि आर्मेचर रिएक्शन का नेचर क्या होता है। फॉर कैलकुलेटिंग और अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, we did not consider the winding impedance. But since now we are talking about the voltage, we will consider the winding impedance, because we have to accommodate for the armature losses and the leakage reactance and the armature reaction flux, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक impedance आता है ZS. ZS is for synchronous impedance, or here you can connect a load. Here you can connect a load if it's a generator, alright, so that you connect a load. If it's a motor, instead of load you will have the supply from the same terminals, है ना। अगर मोटर होगी तो जहां हमने लोड लगा रखा है वहीं से आप सप्लाई दोगे, और अगर जनरेटर है तो लोड तो लगाइए आप। जनरेटर है तो अगर जनरेटर है तो आर्मेचर करंट का डायरेक्शन ये होगा, मोटर है तो इनकमिंग होगा, ठीक है। यहां पर आप बना दोगे V। V इज व्हाट? टर्मिनल और द रेटेड वोल्टेज, terminal or the rated machine voltage. If I say that I've got a machine of 11 kV, it means V is equal to 11 kV, line value, line value. If I tell you I've got an electrical machine, synchronous machine, having 33 kV as the rated voltage, then V is equal to 33 kV line value. And if it is star connected, 33 by root 3 is the phase value. If the machine is delta connected, 33 kV itself is line value, 33 kV itself is phase value. If the machine is star connected, 33 kV is the line value, 33 by root 3 kV is the phase value. But what is the good news? It is always 1 per unit rated value, because rated is always 1 per unit, whether line or phase. 1 per unit means rated, whether line or phase. So there is no factor of root 3. Simply say 1 per unit. 1 per unit means rated value. Alright? तो ये जो इतना इतना हिस्सा है, इसी को अब हम और एक्सपांड करके बना लेते हैं, और उसको हम बोल देते हैं क्या? इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट अब हमें बनाना है, तो हमें रिप्रेजेंट क्या क्या करना है, इस ZS के अंदर क्या क्या होगा। एक तो RA होगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, पर फेज ही होता है, आपको पता है इंपीडेंस इज ऑलवेज पर फेज। एनालिसिस हमेशा पर फेज बेसिस पे होता है। एनी 3 फेज सर्किट, whether it is a 3 phase synchronous machine or a 3 phase induction machine or a 3 phase transformer or a 3 phase power system for that matter, you always draw the equivalent circuit of one phase, and what is true for one phase is anyway true for the other 2 phases as well. Then reactive part has synchronous reactance, which is further divided into XL and XAR, which is further divided into XL and XAR. Now you will say sir ये सब क्या है, XS? Synchronous reactance इसको बोलते हैं,
reactance of synchronous machine in general is called as what? Synchronous reactance. ठीक है, this is leakage reactance, this is reactance due to armature reaction. This is reactance due to armature reaction. All right, and one more important relation which is very useful in our analysis. EF is proportional to phi into omega s. Omega s being the synchronous speed of the machine. उसमें से भी omega s तो constant ही है because you know a synchronous machine is a constant speed machine. So this is anyway constant. ये वैसे भी constant ही है, तो proportionality में खाली बचने वाला है EF proportional to phi, और field current को flux के द्वारा हम replace कर सकते हैं. Because flux and field current are proportional to each other. More is the field, more is the excitation. More is the excitation, more is the flux. So both are directly proportional in the linear region, flux and IF. So I can replace flux by IF. All right. That's why this is also called as the excitation EMF. यही कारण है कि इस EF को हम क्या बोलते हैं? Excitation EMF ही इसको हम बोलते हैं. This is called as excitation EMF. Per phase of course. बार-बार per phase लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कायदे से हर एक में per phase हमें लिखना ही चाहिए. Whether it is RA per phase, XS per phase, XL per phase, XAR per phase, IA per phase, EF per phase, V per phase, because after all it's a per phase equivalent circuit. ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने जनरल रिप्रेजेंटेशन बनाया था सिंक्रोनस मशीन का, उसके एक फेज को हम पकड़ लेते हैं और उस एक फेज को पकड़ के हम फेजर डायग्राम बनाना, वोल्टेज रेगुलेशन निकालना, एफिशिएंसी निकालना, है ना, सारा मैथमेटिकल एनालिसिस हम उसे इक्विवेलेंट सर्किट से शुरू करते हैं. जब तक इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा नहीं, एनालिसिस स्टार्ट होगा नहीं. जब तक इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा नहीं, फेजर बनेंगे नहीं. जब तक इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनेगा, लोड एंगल नहीं निकलेगा, है ना. जब तक इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनेगा, हम पावर फैक्टर के कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे, एक्टिव रिएक्टिव पावर को हम समझ नहीं पाएंगे ठीक से. कैलकुलेशन तो भले आप कर लोगे फॉर्मूले में वैल्यू रख के, लेकिन कंप्लीट मैथमेटिकल एनालिसिस इक्विवेलेंट सर्किट के बिना नहीं होगा. ठीक है, तो अब अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, क्योंकि जनरेटर का बना रहा हूं मैं, तो जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो बड़ा ही आसान है. आपको करना क्या है, पहले तो जनरेटेड वोल्टेज बता दो जो कि है EF. ऑलराइट, since it is being generated, I show it by a source of voltage. Then of course you have the resistance to compensate the losses, I square R losses in the armature. Then you have the reactance due to leakage and you have the reactance due to armature reaction. Now this impedance is responsible for the voltage drop. इस total impedance में voltage drop होगा और वो drop होने के बाद मुझे वो voltage मिल जाना चाहिए जो मैं चाहता हूँ. अगर मैं चाहता हूँ कि 11 kV की मशीन डिजाइन करूँ तो V की वैल्यू 11 kV मुझे मिलनी चाहिए. Accordingly the machine is designed. Alright, and so you have RA and JXL and JXAR. All these parameters are defined together in the previous slide, and this together I call it as XS. इसको हम XS बोलते हैं. You can clearly say that synchronous reactance is the sum of XL plus XAR. What is an important fact for us to underline here is, if I say that this is 1 per unit, then this is more than 0.95 per unit, more than 95% of the synchronous reactance is XAR, and this is less than 0.05 per unit. Or in percentage you can write, if it is 100%, then more than 95% of it comes from XAR. Alright, that's why it's important for us to first understand the armature reaction phenomenon that we did, है ना. 2 दिन पहले हमने armature reaction phenomenon को समझा है, क्योंकि वो armature reaction को represent करने वाला reactance contributes a lot in the total reactance of the machine and it must be accounted for. ठीक है, तो ये आर्मेचर का एक फेज है ना. ये आर्मेचर का एक फेज है, ये आर्मेचर का एक फेज है, ये आर्मेचर का एक फेज है. किसी भी एक फेज को लिया और उसका एक्सपांडेड इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया और ये आपका IA है. अगर ये जनरेटर है तो IA का डायरेक्शन ऐसा रहेगा और यहाँ आपका लोड कनेक्ट होगा. ठीक है, और अगर ये आपकी मोटर है तो IA का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, जहां लोड है वहां से सप्लाई दोगे. नाउ आई डू व्हाट, I simply draw it like this, और इसको मैं JXS बोलता हूँ और इसको मैं EF बोलता हूँ. आप बोलोगे अरे अरे सर रेजिस्टेंस भूल गए आप रेजिस्टेंस भूल गए. भूल नहीं गए, मैं इग्नोर करना चाहता हूँ रेजिस्टेंस को, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लॉसेस. आई वांट टू डू द एनालिसिस and keep the analysis a little easier mathematical.
So I consider it to be a lossless machine. All right. Synchronous machine, it gives you a gateway towards power system. तो जब आप पावर सिस्टम की तरफ जाते हो तो सबसे पहले आप इफिशिएंसी को पीछे छोड़ते हो और आप आगे बढ़ते हो स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ट्रांजिएंट एनालिसिस, फॉल्ट एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को नमस्ते कह देते हैं और एक लॉसलेस मशीन का एनालिसिस हम लोग करते हैं और ये है आपका बी। सर हाउ कैन यू इग्नोर आर ए? सर हाउ कैन यू इग्नोर आर ए? सी हाउ आर ए इज इग्नोर्ड। ZS is your under the root RA square plus XS square, which is very much equal to XS itself. Why? Because RA is very small compared to XS. RA is very small compared to XS. It doesn't make a lot of difference. And if I am not interested in calculating the efficiency, I can definitely say goodbye to RA. ठीक है, अगर आप efficiency calculate करने में interested नहीं हो, क्योंकि हमें बाकी एनालिसिस करना है और वो एनालिसिस मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स है, तो जहां तक हम उस एनालिसिस को मैथमेटिकली हल्का कर पाए करते हैं। तो आरए को 0 रख देने से बड़ी बड़ी इक्वेशन थोड़ी हल्की हो जाती है और फाइनल रिजल्ट्स में कोई ज्यादा बहुत डिफरेंस आता है नहीं। ठीक है, कोई लोड एंगल में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अभी मैं बताऊंगा आपको लोड एंगल क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह वगैरह। सो इग्नोरिंग आरए डज नॉट अफेक्ट योर मैथमेटिकल रिजल्ट्स मच, बट इट सिंप्लीफाइज योर सॉल्यूशंस और मैथमेटिकल एनालिसिस अप टू अ लार्जर एक्सटेंट। मैथमेटिकल कंबरसमनेस को काफी कम कर देते हैं। तो हम जिस मशीन का एनालिसिस करने वाले हैं वो कौन सी मशीन है? लॉसलेस मशीन होगी। ठीक है, तो अब इस सर्किट को लेके आज मुझे आपको बताना है फेजर डायग्राम्स। क्योंकि एक जनरेटर के ऊपर जब भी कोई लोड रहेगा तो दैट लोड कैन बी ऑफ डिफरेंट नेचर। हम लोगों ने आर्मेचर रिएक्शन के समय इसके वेरिएशंस पढ़े हैं। इट कैन बी अ प्योरली रेजिस्टिव लोड, इट कैन बी अ प्योरली इंडक्टिव लोड, इट कैन बी अ प्योरली कैपेसिटिव लोड, इट कैन बी अ सीरीज आरएल लोड, it can be a series RC load. For different loads, the machine will behave differently. For different loads, the machine will have different voltage regulation. For different loads, the machine will have different EF, different IE, different load angle, different power factor, lagging, leading, unity. Alright? तो अलग अलग लोड पे आर्मेचर रिएक्शन अलग अलग होगा और आर्मेचर रिएक्शन अगर अलग अलग होगा तो वो जो हमारे मैथमेटिकल रिजल्ट्स निकल के आने वाले हैं उसको अलग अलग तरीके से अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो हम केवल 3 एक्सट्रीम केसेस लेकर के चलते हैं, जो कि क्या है ये 3, या तो फिर इनके कॉम्बिनेशन हम ले लेंगे आरएल और आरसी और प्योर आर। राइट, बिकॉज प्रैक्टिकली एनी लोड इज लैगिंग इन नेचर। आप आपके आसपास नजरें घुमाइए, आपको ट्यूबलाइट दिख रही है, आपको एसी दिख रहा है, आपको पंखा दिख रहा है, दीज आर ऑल इंडक्टिव लोड्स। ठीक है, तो जहां जहां आपकी नजरें जाए वो एक आरएल लोड है। तो स्टार्टिंग हम इसीलिए लैगिंग पावर फैक्टर लोड से करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द फेजर एनालिसिस। मींस फर्स्ट वी विल ड्रॉ द फेजर। क्योंकि हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है तो फेजर बनाएंगे और फेजर के बाद बाकी का एनालिसिस शुरू करेंगे। ठीक है, हमें फेजर बनाना है अलग अलग लोड्स के ऊपर, बराबर। इसके ऊपर क्लियर एंड नोटेड टाइप कर दो, अंगूठा ऊंचा कर दो फटाक से और शुरू करते हैं फेजर बनाना। क्लियर एंड नोटेड। करें शुरू फेजर बनाना। कोई डाउट हो तो पूछते जाना बेटा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, आई विल आंसर यू। ठीक, चलिए इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट और फेजर डायग्राम। अब यहां से क्या करना होगा, हमें इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर से कुछ इंफॉर्मेशन हमें निकालनी होगी और उसको फेजर डायग्राम पे लेकर के जाना। तो फंडामेंटली व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग एनी फेजर डायग्राम? फर्स्ट यू ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, then you write the equations on it, KVL and KCL equation you write for the circuit, and then you realize those equations on a phasor diagram. ठीक है, अभी मैं आपके सामने बनाता हूं, आपको समझ में आएगा। So this is EF which is a phasor, this is V which is a phasor, this is IA which is a phasor. Alright, आप सभी लोगों ने नेटवर्क थ्योरी पढ़ा हुआ है, उसके अंदर AC एनालिसिस आपने पढ़ा है। ठीक है, जो लोग अभी इलेक्ट्रिकल की रेगुलर बैच में होंगे, आप में से रेगुलर बैच में नेटवर्क थ्योरी चल रहा है इलेक्ट्रिकल और इजी में, वहाँ साइनोसॉइडल एनालिसिस लास्ट वीक की बहुत डिटेल में खत्म हुआ है। ठीक है, और अभी 2 पोर्ट नेटवर्क चल रहा है, उसके अंदर कुछ जनरल फंडामेंटल्स आपको आते होंगे।
एसी एनालिसिस के, आई सिंपली अप्लाई केवीएल हियर, फॉरगेट एसी एनालिसिस। केवीएल तो आप सबको आता ही। ईएफ इज वी प्लस IA into JXS, देयर इज नो डाउट इन दिस। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उसमें से भी these all phasors are represented by their polar representation. It is some angle 0. We must take something as a reference. So rated voltage of the machine, V as I said is the rated voltage of the machine is taken as the reference, plus IA angle plus or minus phi, plus for leading power factor, I for lagging power factor, and 0 for unity power factor, and JXS as it is we take. Alright. So this KVL equation we have to realize, and what does it state mathematically? What it states mathematically is EF is the closing side. EF is the closing side, or should I say the phasor sum of V and IA axis drop. V और IA axis की का phasor sum EF होगा, है ना। दीपक कुमार मीणा, गेट 2022 डबल ई रेगुलर कोर्स आई वाज सेइंग, गेट 2022 डबल ई and GATE 2022 EC, network theory is common to. So that is going on in very detail for almost more than a month. Morning 8 to 10 I am taking those classes. प्रीव्यू क्लास मिलेंगी आपको ऐप पे, नेटवर्क थ्योरी की प्रीव्यू क्लास देखना अपनी ऐप पे मिलेगी आपको, मशीन्स की भी मिलेगी, पावर सिस्टम की भी मिलेगी, नेटवर्क की भी मिलेगी। ठीक है। सो EF इज द क्लोजिंग साइड। दूसरा एक चीज मैं लिखता हूं, इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज दिस वोल्टेज ड्रॉप, सो दिस वोल्टेज ड्रॉप इज IA into JXS. This voltage drop is IS into JXS across the reactance. ठीक है, V को इधर लिख देते। सो एवरीवन, एक चीज मैं आपसे पूछूं, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है? IA इंटू एक्सेस, और इंडक्टर के थ्रू करंट क्या है? IA। तो एक स्टेटमेंट में लिखता हूं, IA lags BL is equal to IA axis by 90 degrees. It's a pure inductor. इंडक्टर का करंट इंडक्टर के वोल्टेज को 90 डिग्री से लैग करेगा। राइट या रॉन्ग सबको टाइप करना पड़ेगा, राइट या रॉन्ग टाइप करना, बार बार अंगूठा ऊंचा मत करा। राइट और रॉन्ग दिस स्टेटमेंट? राइट और रॉन्ग दिस स्टेटमेंट? और रेफरेंस चूज करना है किसी को, तो समथिंग विच इज फिक्स्ड इज जनरली चोजन एज द रेफरेंस, सो वी टेक इट एज रेफरेंस फीस। यस और नो? अरे इंडक्टर में लैग करता है ना यार, राइट बोलो ना जल्दी। बेटा इंडक्टर में करंट लैग करता है 90 से, आर्मेचर रिएक्शन में पढ़ा था, बचपन से आपने पढ़ा था। कैपेसिटेंस में लीड करता है, रेजिस्टेंस में इन फेज रहता है। तो ये सारे फैक्ट्स को मुझे कलेक्ट करना है। ऑल दीज फैक्ट्स आर टू बी टेकन ऑन अ फेजर डायग्राम। ठीक है, ये जितने भी फैक्ट्स मैंने थ्योरेटिकली लिख रखे हैं, अगर इसको मैं एक फेजर डायग्राम पे बना दूं, तो ये मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को ही डायग्रामेटिकली हम लोग डिपिक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, बराबर। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज द लैगिंग पावर फैक्टर। Lagging power factor load. Now, what do we mean when we say the lagging power factor load, or the leading power factor load, or the unity power factor load? ठीक है, lagging power factor load का मतलब क्या? We have to look at the load voltage and the load current. Load voltage और load current को हम लोग को देखना होता है। If this is the case, then it is lagging power factor. If this is the case, then this is unity power factor. Alright, and if मैं यहां बना देता हूं, if this is the case, then this is leading power. पावर फैक्टर लैगिंग है कि लीडिंग है कि यूनिटी है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बोलो? करंट की पोजीशन देखना पड़ती है वोल्टेज के रिस्पेक्ट। करंट इज लैगिंग विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, यू से इट्स अ लैगिंग पावर। करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज, यू से इट्स अ यूनिटी पावर। करंट लीड्स विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, यू से इट्स अ लीडिंग पावर। दीपक, अगर पाई 90 हो जाएगा तो वो प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव। यहां पर जब मैं कह रहा हूं लैगिंग लोड, पाई अगर लेस देन 90 डिग्री है तो ये आरएल लोड है, ध्यान दीजिए। लैगिंग मतलब आरएल लोड। अगर प्योर इंडक्टिव लोड हो जाएगा तो 590 हो जाएगा। सिमिलरली ये एक आरसी लोड की मैं बात कर,
प्रैक्टिकली लोड में रेजिस्टेंस होगा ही होगा निश्चित रूप से, तो प्रैक्टिकली हमें वो लेना ही है। और यूनिटी पावर फैक्टर मतलब प्रैक्टिकली इट्स एन आर लोड, इट्स अ रेजिस्टिव लोड। प्योर कैपेसिटर हो जाएगा तो लीडिंग हो जाएगा cos फाइव cos 90 जीरो, जीरो लीडिंग। प्योर इंडक्टर हो जाएगा तो cos 90 जीरो लैग, और यूनिटी पे तो 1 हो ही जाएगा, cos जीरो इज 1। ठीक है, तो इसके आधार पे अब हम क्या करते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर लोड बनाते हैं। अब बड़ा आसान है, देखो वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया, वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया, करंट लैग करवाना है क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर लोड है, तो लैगिंग पावर फैक्टर मैंने लोड बना दिया। cos फाइव लैगिंग इज द पावर फैक्टर, फाइव इज द पावर फैक्टर एंगल। जिधर IA है उसके परपेंडिकुलर IA एक्सेस होना चाहिए, है ना, जिधर IA है उसके परपेंडिकुलर IA एक्सेस होना चाहिए। तो ये आपका IA है, तो IA एक्सेस इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, और V और IA एक्सेस की क्लोजिंग साइड मुझे EF बनानी है, तो V से सटा हुआ ही IA एक्सेस बनाते हैं ताकि मैं क्लोजिंग साइड फटाक से बना पाऊंगा। ये आपका IA एक्सेस है, और इसको जब पीछे एक्सटेंड करोगे आप तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरना चाहिए। IA एक्सेस परपेंडिकुलर, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मींस लीडिंग, सो इफ दिस इज IA, this is IA axis, so you see it is 90 degree rotated, so IA axis is leading IA by 90 degree, and that's what the statement already says, है ना। IA axis को लैग करता है, IA axis IA को लीड करता है by 90 डिग्री, तो ये अगर आपका IA है तो ये IA axis हो गया लीडिंग, और V और IA axis को क्लोज करती हुई मैं एक साइड बना देता हूँ, और वो बन जाएगी आपकी क्या, EF, वो बन जाएगा आपका क्या, EF। और फिर इस एंगल को कुछ ना कुछ नोटेशन देना होता है, which is a very important thing for us. This delta is called as load angle, torque angle, power angle, रोटर एंगल, कई सारे नाम इसको दिए जाते हैं। अब एक एक नाम का सिग्निफिकेंस आपको पता चलेगा कि लोड एंगल क्यों बोला, टॉर्क क्यों बोला, पावर क्यों बोला, रोटर क्यों बोला, एज वी प्रोसीड थ्रू दिस कोर्स। इनफैक्ट पावर सिस्टम के अंदर जो पूरा स्टेबिलिटी है वो पूरा डेल्टा के अराउंड रिवॉल्व करता है ना। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, स्विंग इक्वेशन, इक्वल एरिया क्राइटेरिया, m d2 डेल्टा बाय dt स्क्वायर इक्वल टू pm माइनस p, जिन लोगों ने स्टेबिलिटी पढ़ा होगा थर्ड फाइनल ईयर में। सो डेल्टा इज कॉल्ड एज लोड एंगल। अब देखो आसान सी बात है, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये सारे नाम इसको क्यों दिए, जैसे जैसे ये लोड बढ़ेगा वैसे वैसे IA बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। ज्यादा लोड मतलब ज्यादा करंट, जैसे जैसे ये IA बढ़ेगा वैसे वैसे ये IA एक्सेस वाली लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे ये डेल्टा बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, लोड बढ़ा तो IA बढ़ा, IA बढ़ा तो IA एक्सेस बढ़ा, IA एक्सेस बढ़ा तो डेल्टा बढ़ा। यही कारण है कि डेल्टा को हम लोड एंगल बोलते हैं। टॉर्क एंगल, मोटर के ऊपर जितना लोड बढ़ेगा उतना टॉर्क बढ़ेगा, मोटर के ऊपर लोड ज्यादा मतलब टॉर्क ज्यादा, जनरेटर के ऊपर लोड ज्यादा मतलब करंट ज्यादा, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रिकल मशीन का एक नियम हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको लिखिएगा आपकी कॉपी के टॉप पे, इलेक्ट्रिकल लोड मतलब करंट, मैकेनिकल लोड मतलब टॉर्क। इलेक्ट्रिकल लोड मतलब करंट, मैकेनिकल लोड मतलब टॉर्क। और सेम एनालॉजी गोज विद द पावर आल्सो, मोर लोड मतलब मोर पावर हैंडल्ड बाय द मशीन, ज्यादा लोड मतलब ज्यादा पावर। यही कारण है कि इसको लोड एंगल बोला, इसको टॉर्क एंगल बोला, इसको पावर एंगल बोला। तो रोटर एंगल के लिए हमें मैकेनिकल डायग्राम्स में जाना पड़ता है कि इसको रोटर एंगल क्यों बोला। मैथमेटिकली यू कैन से दैट दिस डेल्टा इज द इलेक्ट्रिकल एंगल बिटवीन स्टेटर एमएमएफ एंड रोटर एमएमएफ, है ना। दिस डेल्टा इज द electrical angle between stator MMF and rotor MMF. Alright. So let us not go into rotor angle because then we'll have to go into very many things. Let us call it load angle simply for the time being, because here we are studying the synchronous machine that goes into the stability and power system. तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कभी, अभी के लिए लेट्स कॉल इट एज द लोड एंगल। यस राजा, I'll maintain हिंदी एंड इंग्लिश। क्या है कभी कभी जोश जोश में हिंदी बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर याद दिलाना पड़ता है आपने, उन्हीं में इंग्लिश भी बोलना है। ठीक है, आई टेक केयर राजा, डोंट वरी। तो अभी मैं क्या बोलता हूँ, V का cos फाई कंपोनेंट, V का cos फाई कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट is this. You know that V cos phi and the vertical component is V sin phi, and this is anyway IA axis. This is anyway IA axis. Now you can take this bada wala right angle triangle, the very big right angle triangle, say triangle OAB. Triangle OAB. Now in this particular triangle OAB, what should I write?
I should write EF is equal to under the root V cos phi whole square plus V sin phi plus IA excess whole square. As easy as that. And that gives you what? Excitation EMF in terms of other parameters. Okay? The excitation EMF in terms of other parameters will get from here. ठीक? So this is the phasor diagram at lagging power factor. अब यही हमें यूनिटी पावर फैक्टर पे बना लेना है और यही लीडिंग पावर फैक्टर पे भी बना लेना है, बराबर। यही यूनिटी पावर फैक्टर पे बनाना है और यही लीडिंग पावर फैक्टर पे बनाना है, बराबर। तो यूनिटी पे बनाने की कोशिश अब आप करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टाइप क्लियर एंड नोटेड ऑन दिस। इसके ऊपर अंगूठा ऊंचा कर दो जल्दी से, क्लियर एंड नोटेड, और फिर फटाफट से यूनिटी पावर फैक्टर पे बनाना चालू करो। समय बड़ा तेजी से निकल जाता, पता भी नहीं चलता। जल्दी से क्लियर एंड नोटेड एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लोड, प्योरली रेजिस्टिव लोड। 5 will be 0 in that case. Blessy G, what I'm telling you is we have drawn an equivalent circuit of the synchronous machine and I have collected some facts which are just written there. All right, and we are just representing on this all these facts on a diagram that we are referring to as the phasor diagram. So I have just drawn the equivalent circuit and then taking the load as the lagging load, I have drawn the phasor diagram for this equivalent circuit. Barabar. So now taking the resistive load means unity power factor. Unity power factor, very quick. Unity power factor. V and IA are in phase. So wherever you have V, you have IA in that phase only. IA axis is always perpendicular to IA. And you have this as EF. This being your delta. Unity power factor means phi is 0 because V and IA are in phase. Alright. So simply I can say that EF square is root over V square plus IA excess whole square. As easy as that. और आप लोगों ने अगर गौर फरमाया हो, स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर हटा। आप लोग अगर गौर फरमाए, तो क्या होगा? अनिल, हाउ कैन IA excess be 0? IA excess is the voltage drop that must happen. Phi is 0. The angle between V and IA is 0. ठीक है, तो आप अगर गौर फरमाइएगा तो देखो put phi equal to 0 here. Put phi equal to 0 here. What will you get? क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा फॉर यूपीएफ। हेलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? cos phi is 1, sin phi is 0, isn't it? So just by phi को 0, आप अगर ध्यान दो ना तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इस लाइन को मैंने धक्का दिया ऊपर, इधर से धक्का मार दिया, इसको धक्का मारा तो phi 0 हो गया, IA स्ट्रेट हो गया, तो IA एक्सेस को IA के परपेंडिकुलर रहना है, तो ये ऐसा हो गया, तो ये ऐसा हो, तो ये वाला एंगल 90 बना के रखना, ये ऐसा तो धक्का मारा phi को 0 करने के लिए, तो ऐसा हो गया, समझे क्या? तो ये बन गया मामला। इट्स एन इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट प्रीवियस इक्वेशन, नो नीड टू मग अप दिस इक्वेशन, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर, इसलिए इसको सितारों से सजा ही लो, ठीक है? कोई भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है तो उसको सितारों से सजा लेना चाहिए, बिकॉज इट्स क्रिटिकल फॉर अस फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट, एंड वी शैल डू ऑल द कैलकुलेशन इन पर यूनिट, माइंड यू, मैं सब कुछ पर यूनिट में ही करवाने वाला हूं आपको, इसलिए पर यूनिट पहले पढ़ाया, ठीक है सोलंकी जी? बराबर, क्लियर नोटेड कर दो, अंगूठा ऊंचा कर दो, और लीडिंग का बनाओ जरा फटाफट, लीडिंग का बना लो जरा फटाफट से। क्लियर एंड नोटेड। और थर्ड बनाना है आप क्या? लीडिंग पावर फैक्टर। अब जल्दी से बनाऊंगा, ये आपका V है, ये आपका I है, which is leading, this is delta, this must be perpendicular
नहीं डेल्टा नहीं, ये फाई है, दिस एंगल इज फाई एंड दिस EF must go, this IA axis must go as perpendicular to IA, so it must be something like that. So calling it as IA axis, and B और IA axis की closing side is EF here, and we are having this as डेल्टा, इसको हम लोग डेल्टा बोल देंगे, बराबर, ठीक है। तो आप देखो अगर तो V को गिरा लो हॉरिजॉन्टली फाई, V cos फाई वाला कंपोनेंट, और और फरमाए आप तो इसको V sin फाई कह देंगे, है ना, इसको sin फाई कह दिया, और you can clearly observe now EF is equal to under the root V cos phi whole square plus V sin phi minus IXS whole square. I hope you are able to see this from the diagram. Okay, say in the triangle OAB I am writing it. ठीक है, in the triangle OAB, sorry ये यहाँ लिखना चाहिए मुझे, ठीक, in this triangle we are writing it. Is this okay or not? Is this okay? Yeah. Alright, so this is for leading power factor load. ठीक है, मेरे ख्याल से B यहाँ रहना चाहिए, गड़बड़ हो रहा है, B यहाँ, अब ठीक है, B point is there, so in the triangle OAB I have written it. ठीक है, थोड़ा सा वही गड़बड़ लग रही है, OAB, इसके ऊपर अंगूठा ऊंचा करो, वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन करेंगे जल्दी से। Is that okay? बराबर। Now voltage regulation. Well, you might have mucked up this, और आप ये वाइवा में बोल के आते भी होंगे, ट्रांसफॉर्मर के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको रखते हो, चेंज इन द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विद रिस्पेक्ट टू नो लोड इज कॉल्ड एज सर वोल्टेज रेगुलेशन। बड़ा ही सुंदर डेफिनेशन आप बोलते हो, आपको पता भी नहीं चलता क्या बोल के आ गए, लेकिन बोल के पूरा आते है कि नहीं। EF V J axis IA. Now see what is voltage regulation. वोल्टेज रेगुलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, एज IA as load increase IA increase, as the load increase IA increase and V drops due to IA axis drop. All right, so change in load voltage from no load to full load with respect to full load voltage. Full load voltage means the rated voltage is defined as voltage regulation. सीधी भाषा में बात करें तो EF से V में जितना अंतर आया ड्यू टू रिएक्टिव ड्रॉप, this as a fraction of V into 100 is called as voltage regulation. Voltage regulation के अंदर if you are talking about generator, V will come into the denominator. If you are talking about a transformer, E will come in the denominator. In per unit system, what comes in the denominator always the rated value. All right. In transformers, EF is the rated voltage, E2, E1, E2. So E comes in the denominator. But here in alternator, V is the rated value, terminal voltage. EF तो यहाँ वेरिएबल होता है, EF को वैरी करके तो हम पावर फैक्टर वैरी करेंगे, तो EF रेटेड वोल्टेज नहीं है। 11 kV वोल्ट, 11 kV का अल्टरनेटर मतलब EF की वैल्यू 11 नहीं, 11 kV का अल्टरनेटर मतलब V की वैल्यू 11 kV, और 11 kV का ट्रांसफॉर्मर है अगर तो E की वैल्यू 11 kV, तो वहां E आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ V आएगा। इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स। याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, डिनोमिनेटर में हमेशा रेटेड वैल्यू आती है। रेटेड वैल्यू जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज होता है,
और रेटेड वैल्यू ट्रांसफार्मर में इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है। ठीक है, यहां ईएफ लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, वहां ट्रांसफार्मर में वी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। यहां वी लिखिए जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज, वहां इंड्यूस्ड वोल्टेज लिखिए। ठीक है, तो आइडियली हम क्या चाहते हैं, आइडियली वी आर शुड बी जीरो। भाई लोड के होने के साथ चेंज कितना हो रहा है लोड वोल्टेज के अंदर, उसका मेजर होता है वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, आइडियली वी वांट दैट ईएफ एंड वी शुड बी द सेम एंड वी डोंट वांट एनी वोल्टेज ड्रॉप टू बी देयर, बट वोल्टेज ड्रॉप विल हैपन ड्यू टू current and current will increase due to load. All right, so voltage regulation indicates the sensitivity of voltage variation with respect to load, है ना। लोड के बढ़ने या घटने का कितना प्रभाव वोल्टेज पर पड़ रहा है, इसका मेजर वोल्टेज रेगुलेशन होता है। वोल्टेज रेगुलेशन जीरो मींस the voltage is not getting affected at all with change in voltage. Voltage regulation zero means there is no need to regulate the voltage, it is already regulated. Regulated means not running here and there, not increasing or decreasing with respect to load. So ideally it has to be zero. Zero voltage regulation means the load is not at all affecting your voltage. In fact, whatever you do with the load, the voltage doesn't change. That's an ideal case. Practically it doesn't happen. Practically plus minus 5% is always allowed. Alright, so voltage regulation is only an indication of the sensitivity of voltage variation with respect to load. अगर आपका वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा है, मतलब लोड के वैरी होने के साथ वोल्टेज ज्यादा वैरी। If voltage regulation comes out to be a higher value, it means change in load is affecting the voltage much. That's what is the main reason behind calculating the voltage regulation. भाई परफॉर्मेंस पैरामीटर है ना, मशीन का परफॉर्मेंस पैरामीटर है, और ये इक्विवेलेंट सर्किट बनने के बाद डिस्कस कर रहा हूं आपसे। इक्विवेलेंट सर्किट नहीं होता तो ये डिस्कस ही कैसे करते, इसीलिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। ठीक है, प्लीज टाइप क्लियर एंड नोट डाउन दिस एवरीवन। जल्दी से क्विक न्यूमेरिकल करते हैं उसको फटाफट। क्लियर एंड नोटेड, अंगूठा ऊंचा, एक न्यूमेरिकल जल्दी से। All right, let us solve a quick numerical for practice. A generator with rated terminal voltage. Rated voltage is always 1 per unit, this you know. Reference phasor, that's why 1 angle 0 is supplying rated current. Rated current means IA is equal to 1 per unit at unity power factor opposed to a purely resistive load. सब कुछ 1 1 ले लो, take excess equal to 1 per unit. Find EF magnitude and delta is equal to 1. ठीक है, ये आपको करना है। समय हमारे पास कम है इसलिए मैं ही कर देता हूं उसको। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। 1 घंटा बिल्कुल ऐसे उड़ ही जाता, पता भी नहीं चलता, तो जल्दी से मैं इसको आपको बता देता हूं। वी क्या है आपका, 1 एंगल 0, क्योंकि रेफरेंस फेजर है ना, फेजर डायग्राम में रेफरेंस फेजर। एक्सेस उसने दे दिया 1 पर यूनिट और आईए भी 1 पर यूनिट दे दिया, तो बड़ी ये सिंप्लीफाइड वैल्यूज है। जल्दी से इसको किया जाए। EF मैग्नीट्यूड इज अंडर द रूट V का खाली मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस IA एक्सेस का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सब कुछ 1 1 एंड 1 ही है, तो जल्दी से इसको अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर दिया जाए और इसको बोल दिया जाए रूट 2, मतलब 1.414, और वोल्टेज रेगुलेशन तो लिखना हम भूल ही गए पर यूनिट, या 141.4%। ठीक है, डेल्टा बोला है तो बड़ी आसानी से निकल आएगा। डेल्टा कैसे निकल के आएगा, ये बी है 1, ये IA एक्सेस है 1, ये EF है, दिख रहा है वो तो 1 1 और 2 2 दिख रहा है, और ये आपका डेल्टा है, ये आपका डेल्टा है। ठीक है, तो डेल्टा क्या दिख रहा है, 45 डिग्री, tan इनवर्स 1/1। हेलो, डेल्टा इज व्हाट,
tan inverse 1 by 1 बोले तो 45 degrees. We can write it leading also, 45 degree leading. Why? Because it is leading with respect to E, है ना. यूनिटी पावर फैक्टर वाला फेजर बनाया है, वो कुछ एरो बना लो क्योंकि फेजर डायग्राम है, तो पी और आई एक्सिस की क्लोजिंग साइड ये हो जाए. ठीक है, एरो क्लियरली दिखे इसलिए इसका कलर बदल दिया जाए. ये लीजिए बस. ठीक है. एंड नाउ वोल्टेज रेगुलेशन is 1.414 minus 1 upon 1, and that is nothing but 41.4%, yeah, 0.414 per unit, because after all it's a ratio of voltage to voltage, so voltage to voltage is of course dimensionless and therefore expressed in per unit. Okay, so this is how delta is calculated, V is calculated, IEXS is calculated. Similarly we can do the calculations for different currents. अगर मैं आपसे कहता कि 50% करंट, यहाँ तो रेटेड करंट है, rated current therefore 1 per unit, rated means 1 per unit. If I would have given you 50% load, then IA would have become 0.5 per unit. ठीक है. If I had told you that 20% load, तो IA would have been 0.2 per unit. If I had told you that 20% overload means IA is equal to 1.2%, 1.2 per unit, sorry. 20% overload means what? 120% load. 120% load means 1.2 per unit IA. Alright. अगर मैं आपसे कहता 40% overload, IA will be 1.4 per unit and so on. And similarly, we would have done the calculations for EF. EF is V plus IA axis in the phasor form. And then you can use scientific calculator. That all those things we shall do in the upcoming lectures. One thing definitely we can now say from all the three phasor diagrams, लीडिंग वाला, लैगिंग वाला, यूनिटी वाला, ये जो तीन फेजर्स आपने बनाए थे, यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लिख देता हूं आपके सामने. डेल्टा इज ऑलवेज लीडिंग. That is, EF always leads V in generator at all power factors. Isn't that a fact? ठीक है. तीन फेजर डायग्राम आप लोगों ने बनाए. लीडिंग वाला तो ये आपके सामने दिख रहा है आपको. इसके पहले यूनिटी वाला बनाया था ये. इसके पहले लैगिंग वाला बनाया था ये. पावर फैक्टर कुछ भी हो, whatever might be the power factor, delta is always leading. Delta is always leading, and by this token I can say delta is always lagging for a motor, which we shall take up in the next class. जनरेटर में डेल्टा हमेशा लीडिंग होता है, मतलब EFP को हमेशा लीड करेगा whatever might be the load. और मोटर के अंदर whatever might be the operating power factor of the motor itself is a load. मोटर के एक्साइटेशन को वैरी करके उसका पावर फैक्टर वैरी किया जाता है. जनरेटर पे आप लोड लगाते हो, उस लोड का पावर फैक्टर लैगिंग, लीडिंग या यूनिटी होता है. मोटर स्वयं एक लोड है, द मोटर इटसेल्फ इज अ लोड, and by varying the excitation of the motor you vary the power factor of the motor that we have to study, and there we shall see that delta is lagging. So in motor it lags, in generator it leads, and this is how we calculate the voltage regulation of the machine, and we have seen the significance of voltage regulation. All right, so we have already exceeded the time limit. I want all of you to give me the closing comments, please. How was the session? Now don't do this angutha ucha. Please write some comments, good or bad or ugly or whatever you want to write. Closing comments दीजिए जल्दी से. How was the session? कैसा था भाई सर? How was the session? अच्छा था, बढ़िया, nice. All right, so we shall continue this series of lectures. All right, Blessy ji, also go through the recordings if you have not seen. This is the 5th session. 4 sessions have already been completed. Yes, Anil and everyone, there is a star rating below. You can hit the 5 star if you like. All right, चलिए. So let us finish it here only. Good night, bye bye. We'll meet in the next lecture. Pranam आप सभी. Good night.